कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 सरल रेखा में गति का आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एसिलरेशन यानी कि त्वरण। देखिए पिछले वीडियोस में आप लोगों ने चाल और वेग के बारे में एकदम भली भांति अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपने पढ़ा है वहां वेग। तो देखिए वेग कैसी राशि होती है? वेग सदिश राशि होती है, यानी कि जब आप गति करना शुरू करते हैं तो आपके वेग में किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। भाई सदिश राशि है, अगर आपने अपने वेग के दिशा में भी, अपने गति के दिशा में भी परिवर्तन किया तो भी वेग में परिवर्तन हुआ, और अपने स्पीड में भी परिवर्तन किया गति के तो भी आपका क्या हुआ, उसमें उसके गति में परिवर्तन हुआ। और जब वेग में परिवर्तन आता है तो उस वेग में परिवर्तन को मापने के लिए हमने एक भौतिक राशि ली जिसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम त्वरण के बारे में सब कुछ सीखेंगे। देखिए कक्षा 9 में भी आपने त्वरण पढ़ा होगा, लेकिन यह थोड़ा सा आपका ऊपर लेवल का होगा, थोड़ा सा आपको और भी नई नई चीजें यहां पे जानने को मिलेंगी। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि वेग में जब परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन को मापने के लिए जो भौतिक राशि बनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन को हम कैसे मापेंगे? तो देखिए जो त्वरण है ना, त्वरण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिलरेशन, जिसके कारण इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण को पहली चीज किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को किस काम में लिया जाता है? तो वेग में परिवर्तन को मापने के लिए। तो अब वेग में परिवर्तन को हम मापेंगे कैसे? तो अगर हम कह दें कि वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे अगर हम समय कह दें तो हम परिभाषा बनाना अच्छे से भली भांति जानते हैं कि समय को हम क्या मान लेते हैं? समय को हम मान लेते हैं 1 सेकेंड, और एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एकांक। एक को भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एकांक। तो एकांक समय में जो वेग परिवर्तन होगा, यानी 1 सेकेंड में जो वेग परिवर्तन होगा, बस उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो एकांक समय में वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसकी सीधी सीधी परिभाषा देखिए, हमने आपको परिभाषा बनाना भी बताया था, एक वहां पे मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि अगर कहीं भी समय से भाग दिया जा रहा हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? की दर। तो किसकी दर है यहां? तो वेग परिवर्तन की दर है। तो त्वरण की परिभाषा हम सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या? कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है? एसिलरेशन कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो बस इस चीज को आप याद रखेंगे कि वेग परिवर्तन को मापने के लिए हम जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्वरण। सीधा सीधा एक लाइन में अगर समझें तो 1 सेकेंड में किसी वस्तु का जितना वेग परिवर्तन होता है, 1 सेकेंड में किसी वस्तु का जितना वेग परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? आपका त्वरण कहलाता है। दूसरी चीज कि वेग में परिवर्तन, अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार से चल रही है, जब कोई ऑब्जर्वर है इस वस्तु को यहां पे देखना शुरू करता है, उस टाइम इसका समय कितना है? t1, और उस समय जब वस्तु को देखना शुरू करता है उस समय वेग इसका क्या है? u है। उस समय वेग इसका क्या है? u है, या इसको हम क्या मान सकते हैं? v1 मान सकते हैं। और जब वस्तु यहां पहुंच जाती है, समय तब तक कितना हो चुका होता है? t2 हो चुका होता है, और वेग बदल के कितना हो चुका होता है? v2 हो चुका होता है। अब अगर इस सूत्र में हम क्या कर दें, इस सूत्र में अप्लाई करें तो यहां से a बराबर कितना होगा? वेग में परिवर्तन का जिक्र जहां भी विज्ञान के अंदर आएगा उसका मतलब सिर्फ आप यही समझेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो वेग में पहले वेग कितना था? v1 था, बाद में वेग कितना हो गया? v2 हो गया। तो वेग में परिवर्तन यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, बाद में माइनस पहले का। तो बाद में कितना है वेग? बाद में वेग कितना है? v2 है। और प्रारंभ में वेग कितना है? प्रारंभ में वेग कितना है? v1 है। तो v2 माइनस v1 बटे समय अंतराल। कितना समय लगा? तो t2 से लेकर के t1 तक समय लगा, यानी टोटल समय कितना हुआ? t2 माइनस का t1। यही आपका क्या हो जाएगा? वेग का सूत्र हो जाएगा। और अगर इसको
इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में लिखें तो v2 माइनस v1 परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। तो किसमें परिवर्तन है? वेग में। तो यह आपका हो जाएगा डेल्टा v बटे नीचे क्या है? आपका समय अंतराल है, तो समय अंतराल को हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? डेल्टा t से। तो इस प्रकार से आप a इक्वल टू डेल्टा v बटे डेल्टा t भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम इस वेग के किसकी बात करें? वेग के बात करें किसकी? मात्रक की। तो वेग का जो मात्रक होगा ना, वेग बराबर है वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन यानी एक प्रकार का वेग ही है, और वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर बटे सेकेंड होता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? मीटर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड। और इसके साथ में बटे में समय है, तो इसके बटे में एक समय और है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर बटे क्या हो जाएगा आपका? मीटर बटे आपका हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। मीटर बटे क्या हो जाएगा? सेकेंड का स्क्वायर, या इसके मात्रक को हम क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। तो यह इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्रम में अगर इसकी हम बात करें बीमा की, तो बीमा कितना हो जाएगा? मीटर की बीमा क्या होती है? मीटर यानी लंबाई की बीमा होती है एल, और एल बटे समय, सेकेंड समय की बीमा क्या होती है? टी होती है, और समय का स्क्वायर है, तो यह टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो एल बटे टी का स्क्वायर। अब टी क्या है? बटे में है आपका, जब उसको ऊपर लाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी माइनस में, तो इसकी बीमा आपकी हो जाएगी एल इंटू टी इनवर्स 2, इसकी क्या हो जाएगी? आपकी बीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप त्वरण के सूत्र को, त्वरण के मात्रक को, त्वरण के बीमा को आप हर हाल में याद रखेंगे। यह हमारे त्वरण के बारे में कुछ आपकी मोस्ट बातें हो गई। अब आइए जल्दी से इसको छापिए आप, फिर त्वरण के बारे में कुछ और भी बातें किया जाए। तो देखिए, जैसा कि हमने जाना कि त्वरण जो है आपका किस पर निर्भर करता है? वेग पर निर्भर करता है। यानी कि वेग जिस कंडीशन में वेग का परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से आपके त्वरण में भी प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की, तो अगर हम फर्स्ट केस इस प्रकार से लें कि कोई ग्राफ आपका इस प्रकार से है, जिस पर इधर आपका समय t है और इधर आपका वेग क्या है? v है। यानी वेग और समय का ग्राफ है, यहां पे इसका क्या होता है? 0। समय मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। 1, 2, 3 और 4। वेग जो परिवर्तित हो रहा है, यहां मान लेते हैं वेग है 5, और यहां वेग है आपका कितना? यहां वेग है 10, और यहां कितना है? 15, और यहां कितना है आपका? यहां वेग है आपका 20। यानी कि जो ग्राफ आपको प्राप्त हो रहा है, वह ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है कि यहां पर जाने पर इसका वेग 20 है, और यहां पे जाने पर इसका वेग 15 है, और यहां पे आने पर इसका वेग 10 है, और यहां पे आने पर इसका वेग कितना है? आपका 5 है। इस प्रकार से आपका ग्राफ है। अगर इसको ग्राफ को हम टेबल के रूप में प्रदर्शित करें, तो इसके ग्राफ में क्या क्या चीजें दी गई हैं? इसमें इसके ग्राफ में दी गई है 2 चीजें। एक तो आपका क्या है? एक तो आपका समय है, तो समय को t से हम प्रदर्शित कर लेते हैं। एक आपका क्या है? वेग है। जब समय 0 था, तो वस्तु का वेग भी यहां पे कितना था? यहां पे वस्तु का वेग भी कितना था? 0 था। और जब समय 0 से बढ़कर के कितना हो गया? 1 हो गया, तो वेग बढ़कर के कितना हो गया? 5 हो गया। और जब समय कितना हो गया? 2 हो गया। जब समय यहाँ पे 2 हो गया, तो वेग बढ़ के कितना हो गया? 10 हो गया। और जब समय यहाँ पे 3 हो गया, तो वेग 15 हो गया। और जब समय 4 हो गया, तो वेग बढ़ के कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा? इसको समय लगा 1 सेकेंड का, और वेग में 1 सेकेंड के अंदर वेग में परिवर्तन कितना हुआ? अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी 10 - 5 यानी 5 मीटर का। अब अगर यहां से यहां चलें, यहां से अगर हम 3 पर जाएं, तो इसमें भी कितने का समय लगा? इसमें भी 1 सेकेंड का आपका समय लगा। और यहां से यहां तक वेग में परिवर्तन देखें, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 15 - 10 कितने का परिवर्तन हुआ? 5 मीटर का हुआ। और अगर हम यहां से यहां तक जाएं, तो समय कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। और यहां से यहां वेग में परिवर्तन देखें, तो कितने मीटर का हुआ? 5 मीटर का हुआ। अगर इसके हम वेग में परिवर्तन की बात करें, अगर इसके वेग में परिवर्तन की बात करें, यानी आपके डेल्टा v की बात करें, यानी v2 माइनस का v1, तो वेग में परिवर्तन क्या है? इसका नियत है। वेग में परिवर्तन क्या है? इसका नियत है।
यहां पर देखिए ये आपका तो वेग में परिवर्तन है, तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर या हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे आपका हो जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो आपका वेग है पर सेकेंड 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हर एक सेकेंड में। यानी 1 से 2 गया 5 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ गया, 5 से 10 हो गया, फिर अगले सेकेंड में 10 से कितना हो गया, 15 हो गया, फिर अगले सेकेंड में 15 से कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि हर एक सेकेंड में समान समय में जो वेग है वह क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन क्या है, हमेशा नियत है 5 मीटर पर सेकेंड, इस सेकेंड में भी 5 मीटर प्रति सेकेंड, इस सेकेंड में भी 5 मीटर प्रति सेकेंड, इस सेकेंड में भी आपका हो रहा है। यानी वेग क्या है आपका, वेग में परिवर्तन क्या है, नियत है। वेग नियत नहीं है, वेग समान नहीं है। वेग 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो वेग समान यहां पे नहीं है। अगर जब वेग समान नहीं है लेकिन वेग में परिवर्तन क्या हो, नियत हो, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को कि जब वेग समान ना हो और वेग में परिवर्तन क्या हो, समान हो, वेग में परिवर्तन आपका क्या हो, नियत हो, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति कहते हैं। जब इस प्रकार की गति हो रही हो कि हर एक सेकंड में या हर एक निश्चित समय में एक निश्चित वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पाए कि देखिए यहां पे कंडीशन कुछ ऐसा था कि हर एक सेकंड में वस्तु का वेग 5 5 5 5 बढ़ रहा था। यानी कि वेग इसका समान नहीं था, 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से कितना हुआ, 20, तो वेग समान यहां पे नहीं है। लेकिन वेग में परिवर्तन जो है वह क्या है, समान है, वह क्या है आपका नियत है। 5 मीटर प्रति सेकेंड यहां पे भी है वेग, 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन यहां भी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वेग में परिवर्तन यहां भी है। यानी वेग में परिवर्तन जो है वह क्या है, नियत है। और जब वेग में परिवर्तन नियत हो, किसी वस्तु की ऐसी गति जब जिसके वेग में परिवर्तन आपका नियत हो, उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। और इस प्रकार की गति में जो त्वरण होता है उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण, उसको क्या क्या कहते हैं हम, एक समान या समान त्वरण कहते हैं। अब अगर इसके हम केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या है, केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड कुछ इस प्रकार से है। यहां पे 0 है समय, यह किसका ग्राफ है, समय t का ग्राफ है, यह किसका ग्राफ है, v का। तो समय 1, समय 2, समय 3 और ये समय क्या है, 4। यहां पे वेग कितना है, 5, यहां पे कितना है, सॉरी यहां पे वेग मान लेते हैं कितना है, 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां 8 है, यहां 10 है आपका, और यहां कितना है, 12 है। अगर हम पहले सेकंड देखें तो पहले सेकंड जो वेग है, पहले सेकंड वेग कितना है, 2 है। 0 समय पर कितना वेग है आपका, 0 है। और एक पहले सेकंड पर वेग कितना है, 2 है। दूसरे सेकंड पर वेग कितना हो जाता है आपका, 6 हो जाता है। तो दूसरे सेकंड पर यहां तीसरे सेकंड पर वेग आपका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और चौथे सेकंड पर वेग जो है आपका कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अगर इसके बीच में हम ग्राफ ड्रा करें तो इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा और यहां से इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं चार्ट बनाऊं इस प्रकार से, तो चार्ट अगर बना दें इसका, तो इसमें 2 चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो समय है, दूसरा क्या है, वेग है। समय 0 पर वेग कितना है आपका, 0 है। जैसे ही समय 1 सेकंड हुआ, वस्तु चलना प्रारंभ की, तो वस्तु का वेग कितना रहा, वस्तु का वेग रहा 2 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही समय 2 सेकंड हुआ, वस्तु का वेग 2 से कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड। और जैसे ही 2 से 3 हुआ समय, 2 से 3 सेकंड हुआ, वस्तु का वेग कितना हो गया आपका, 10 मीटर प्रति सेकंड। और जैसे ही समय 4 हुआ, वस्तु का वेग कितना हो गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम यहां पे देखें किसको, अगर हम इसके वेग और वेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा v को अगर यहां से देखा जाए, तो वेग क्या है, क्या वेग समान है, यहां भी क्या देखा जाए कि क्या वेग समान है। आइए देखते हैं। जब समय एक था तो वेग कितना था, 2 मीटर प्रति सेकंड। 1 से 2 हुआ यानी समय कितने का लगा, समय लगा 1 सेकंड का। और 1 सेकंड के समय में जो वेग था अंतिम माइनस प्रारंभिक, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करें दूसरे सेकंड की, तो 2 से 3 में कितने का समय लगा, 1 सेकंड का। और इस समय में वेग कितना हो गया,
6 से आपका कितना हो गया 10, अंतिम माइनस कितना हो गया प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कितना हो गया 6 माइनस 10 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी समय कितना है 1 सेकेंड, और वेग अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी कि यहां भी वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। प्रारंभ में वेग तो क्या था, समान था, 4 मीटर यहां भी है 4 मीटर यहां भी है, लेकिन बाद में चल करके आगे चल करके इसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, 4 से क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो क्या वेग इसका समान है, नहीं है, वेग इसका समान नहीं है। क्या वेग में परिवर्तन इसका नियत है, क्या वेग में परिवर्तन इसका नियत है, तो वेग में परिवर्तन भी इसका नियत नहीं है। और जब कंडीशन ऐसा आए कि वेग ना तो समान हो और ना ही वेग में परिवर्तन समान हो, ना ही वेग में परिवर्तन नियत हो, तो ऐसे गति को हम असमान या परिवर्ती त्वरित गति कहते हैं, परिवर्ती त्वरित गति कहते हैं, परिवर्ती त्वरित गति कहते हैं। और इस प्रकार के त्वरण को, जब त्वरण यानी वेग में परिवर्तन जब परिवर्तनशील हो, वेग में परिवर्तन नियत ना हो, तो इस प्रकार के त्वरण को हम असमान या परिवर्ती त्वरण कहते हैं, और उस प्रकार की गति को हम असमान या परिवर्ती त्वरित गति कहते हैं। यहां पे कंडीशन ये था कि वेग समान नहीं था, किंतु वेग में जो परिवर्तन था वह क्या था, समान था, तो इसलिए इसे एक समान त्वरित गति कहते थे। और जब वेग क्या हो, समान ना हो, यानी वेग भी नियत नहीं है और आपका वेग में परिवर्तन भी नियत नहीं है, तो वहां पे आपका क्या होगा, असमान त्वरित गति, और वहां पे जो त्वरण होगा वह क्या कहलाएगा, आपका असमान त्वरण कहलाएगा। दूसरी चीज कि देखिए, जब वेग ज्यादा से कम हो जाता है ना, तो उसको हम त्वरण नहीं बल्कि उसको मंदन कहते हैं। जब त्वरण घटता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। एक कंडीशन इसमें और हो सकता था, केस 3। आइए अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं किसके, केस 3 के बारे में, तो एक कंडीशन इसमें और हो सकता था। वह कंडीशन क्या हो सकता था कि जैसे अगर हम वेग और समय के मध्य ग्राफ खींच दें, यह जैसे t है और यह क्या है, वेग। मान लेते हैं कि पहले सेकंड में वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे समय में कितना है, दूसरे सेकंड में वेग कितना है 5 मीटर ही है, तीसरे समय में भी वेग 5 मीटर है, और चौथे सेकंड में भी वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है। तब क्या होगा, यहां पे देखिए क्या है कि वेग क्या है, समान है, समान वेग से गति कर रहा है। यहां समान नहीं था, यहां भी समान नहीं था, तो वेग यहां पे क्या है, यहां पे अगर इस कंडीशन की बात करें तो जो जो v है, वेग है जो, वह क्या है, आपका समान है। और जब वेग समान होता है तो वहां पे जो डेल्टा v होता है यानी कि वेग में परिवर्तन, वह क्या होता है, 0 होता है। भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक 5 माइनस 5 बराबर 0। तो वहां पे जब आपका वेग समान होगा, जहां कहीं भी आपका वेग समान देखने को मिले, वहां त्वरण का मान क्या होगा, अंडा होगा, त्वरण का मान आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी कि एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं या एक समान त्वरण किसे कहते हैं, और असमान त्वरित गति या असमान त्वरण किसे कहते हैं। ये एकदम लॉजिक पूर्वक आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आपके लिए एक सवाल है कि यदि प्रारंभ में वस्तु का वेग कितना है, प्रारंभ में वस्तु का वेग, हम 2 चार्ट आपको दे रहे हैं, यहाँ पे t है और ये भी है, और ये समय क्या है आपका t 1 2 और 3 और ये 4 और ये क्या है 5। इसका वेग कितना होता है, वेग इसका होता है पहले में कितना 10, फिर कितना हो जाता है 5, फिर इसका वेग बढ़ के फिर से कितना हो जाता है 15, फिर 20 हो जाता है, फिर कितना हो जाता है 10। तो इसके लिए आपको ये बताना है कि इस कंडीशन में आपका एक समान त्वरित गति होगी या एक समान त्वरण होगा या असमान त्वरण होगा। इसको करके आप हमको कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे। अब अगले क्रम में देखिए, हमने एक कंडीशन लिया है कि यदि t बराबर 0 यानी समय 0 कभी नहीं होता। t बराबर 0 का आशय यह है कि जैसे अगर कोई वस्तु इस प्रकार से अगर गति कर रही है, तो यहां से जैसे गति करते हुए कोई वस्तु आगे से आ रही है और कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, और यह ऑब्जर्वर इस वस्तु को जब से देखना शुरू करता है कि यह वस्तु गति कर रही है, उस समय को हम t बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और कुछ समय बाद जब यह समय वस्तु
वस्तु t बराबर 0 यानी जब ऑब्जर्वर देखना शुरू किया उस टाइम में इसका वेग क्या था u, और जिस वेग को u को हम क्या कहते हैं, इस वेग को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग कहते हैं। अब कुछ समय पश्चात यानी कि जब समय t बराबर 0 से समय कितना हो गया, t हो गया, उस समय जब यह ऑब्जर्वर देखा तो इसका वेग u से v हो गया था, जिसे हम कहते हैं अंतिम वेग, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं। अब अगर इसके मध्य में एक ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ आपका जैसे समय इस अक्ष पे हम क्या प्रदर्शित करेंगे, समय, और इस अक्ष पे हम क्या प्रदर्शित करेंगे, इस अक्ष पे हम वेग को प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे समय इसका क्या था, 0 था, और ये कह रहा है कि यदि t पर वस्तु का वेग क्या रहा होगा, u रहा होगा, तो मान लेते हैं कि समय यहाँ पे 0 है और उस समय वस्तु यहाँ पे रही होगी, और उस समय उस वस्तु का वेग क्या था, आपका u था। इस समय वस्तु का वेग क्या था, आपका u था, और जैसे ही 0 से समय बढ़ करके कहाँ चला जाता है, t पर चला जाता है, वैसे ही वेग इसका बढ़ करके, भाई वेग आपका इस अक्ष पे है तो वेग जब बढ़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, समय आपका इस अक्ष पे है तो समय जब बढ़ेगा तो आपका इधर क्षैतिज की ओर जाएगा, तो वेग u से बढ़ करके क्या हो जाता है, आपका v हो जाता है। तो जब t समय पर यह देखा तो इसका वेग बढ़ करके कितना हो गया, आपका t समय पर जब देखा तो इसका वेग बढ़ के कितना हो गया, u हो गया। अब अगर इसके मध्य में मैं ग्राफ खींचूं तो इसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है और अंतिम स्थिति इसकी यहाँ आ जा रही है, तो इसके मध्य का ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर इस ग्राफ में मैं इस लाइन को यहाँ से मिला दूं और इस लाइन को हम यहाँ से मिला दें, इस लाइन को यहाँ से मिला दें, तो दूसरी चीज कि जो वेग और समय का ग्राफ है, यह किसका ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है यह। और वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा, आप सोच के बताइए कि वेग और समय का ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा, वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण। तो जो वेग समय ग्राफ, भाई वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, किसके करिस्पॉन्डिंग, समय के करिस्पॉन्डिंग, तो समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो जो वेग समय ग्राफ है किसको प्रदर्शित करेगा, यह प्रदर्शित करेगा आपके त्वरण को। अब यहां से अगर हम इसको देखें तो इसको हमने यहां पे मिला दिया। अब क्या आप बताएंगे कि यह वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी आप क्या बताएंगे कितनी होगी। देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है क्या है, v है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वह क्या है, आपका u है। ये बड़ी वाली दूरी v है, ये छोटी वाली दूरी u है। हमको तो ये वाली दूरी चाहिए, हमने इसके पैरेलल इसको मिलाया है, तो जितनी दूरी इसकी ये होगी उतनी ही दूरी इसकी ये भी होगी। अब यहां से यहां तक की बड़ी वाली दूरी क्या है, आपकी v है, और यहां से यहां तक की छोटी दूरी क्या है, आपका u है। तो अगर हमको ये वाली दूरी चाहिए तो इस बड़ी वाली में से अगर ऊपर वाली दूरी को, इस छोटी वाली दूरी को हम नीचे वाली दूरी को क्या कर दें, हटा दें, मिटा दें, इसको मिटा देंगे। अगर इस बड़ी वाली दूरी में से, इस बड़ी वाली दूरी में से अगर इसको मैं नाम दे दूं, ये u है, ये a है, और यह क्या है, b है। तो अगर इसको मान लेते हैं यह बिंदु क्या है, आपका C है। तो अगर मैं बात किसकी करूं, अगर मैं बात करूं त्रिभुज ABC में, अगर मैं बात करूं त्रिभुज ABC में, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, AB की अगर मैं बात करता हूं तो AB आपका क्या होगा, बड़ी वाली दूरी क्या है, आपका v है। तो बड़ी वाली दूरी इसमें क्या ले लिया, हमने v ले लिया। और इस बड़ी वाली दूरी में से अगर इस नीचे वाली छोटी दूरी को मिटा दें, हटा दें, तो हमारे पास यही तो बचेगी, और यह क्या है, आपका AB के ही तो बराबर है। तो बड़ी वाली दूरी v है और छोटी वाली दूरी u है, इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। तो यह क्या हो गया, v माइनस u। तो यह आपका क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज कि यहां पे जो कोण है यह आपका क्या है, थीटा है। इस कोण का मान हम जैसे बढ़ाएंगे, यह थीटा का मान हम जैसे बढ़ाएंगे, इस थीटा के मान को जैसे ही बढ़ाएंगे, इसके त्वरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, अगर हम यहाँ पे लगाएं tan थीटा, तो यह आपका समकोण त्रिभुज है, यानी कि यह आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है, लंब है, और यह वाला आपका क्या है, आधार है, और यह वाला आपका क्या है, यह आपका कर्ण है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
तो लंब क्या है आपका AB है, लंब आपका क्या है AB है, और आधार क्या है आपका BC है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब अगर हम बात करें AB की, तो AB क्या है, V माइनस U है, V माइनस U यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। V क्या था आपका अंतिम वेग, U क्या था आपका प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर हम tan थीटा अगर लिखें तो यह कितना है आपका डेल्टा भी है, यह कितना है आपका डेल्टा भी है। और अगर हम आधार की बात करें तो आधार 0 से समय कितना गया, t तक गया, तो बटे में क्या है आपका समय है, t है। तो वेग परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो अगर आपका tan थीटा बराबर किसके है, त्वरण के बराबर है। tan थीटा अगर त्वरण के बराबर है, यानी कि इस तरफ की जो राशि है और इस तरफ की राशि आपस में बराबर है, तो भाई आप सपोज कीजिए कि अगर एक तराजू है, अगर एक तराजू के पलड़े दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हमने एक पलड़े पर अगर एक सेब डाला, तो जो जिस पलड़े पर सेब डालेंगे वह निश्चित तौर पर नीचे झुक जाएगा। तो अगर हम उस पे एक पलड़े पर सेव डालें और पलड़ा ना झुके, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके दूसरे वाले पलड़े पर भी एक सेव डालना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब एक पलड़े पर यह है, एक पलड़े पर यह है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे, इसके वेट को बढ़ाएंगे, तो इसका भी वेट क्या होगा, बढ़ेगा, और इसके वेट को घटाएंगे तो पलड़ा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, यानी इसका भी वेट क्या होगा, घटेगा। भाई बराबर का चिन्ह यही कहलाता है ना, कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर इसको बढ़ा देंगे तो बराबर कहाँ रह जाएगा, बराबर तो तब होगा जितना मात्रा में हम इसको बढ़ाए उतना ही मात्रा में हमें इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर tan थीटा को बढ़ाते हैं तो त्वरण का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और tan थीटा अगर घटता है तो त्वरण का मान भी कम होगा। और ये जो tan थीटा है, tan थीटा जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहें, ये जो tan थीटा देख रहे हैं, यह जो tan थीटा है, इसी को tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। ये जो रेखा AC है, रेखा AC की किसका ढाल है, रेखा AC का, रेखा AC का यह क्या है, ढाल है। तो रेखा AC का ढाल जितना ही ज़्यादा होगा, त्वरण का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और ढाल का मान जितना ही कम होगा, यानी ढाल आपका जितना ज़्यादा होगा, त्वरण भी यानी कि A का भी मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और ढाल यानी कि स्लोप जितना ही आपका कम होगा, उतना ही आपका A का भी मान क्या होगा, कम होगा। तो नोट पॉइंट में डाल करके आप लिख लेंगे कि ढाल बढ़ने पर किसी भी वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है वह किसको प्रदर्शित करता है। सबसे पहली बात नोट नंबर 1 कि वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, आपके त्वरण को प्रदर्शित करता है। और वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वह ढाल किसको बताती है, त्वरण को बताती है। भाई वेग समय ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करेगा, यानी इसमें ढाल ही तो है, रेखा की जो ढाल है। अब उस ढाल को अगर हम बढ़ाते हैं तो त्वरण का भी मान बढ़ता है, उस ढाल को अगर घटाते हैं तो त्वरण का भी मान घटता है। तो इस दोनों चीज़ों को नोट पॉइंट में लिख लेंगे। एक कंसेप्ट इसका और है, आइए उसको भी समझाए। अब देखिए हमने ये समझा कि जो वेग समय ग्राफ है वह किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। अब देखिए यह जो आपका ग्राफ बना, इसके नीचे भी एक छोटा सा ये वाला पॉइंट है, यह वाला, यानी कि एक चतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है। अगर इसकी आयत की बात करें तो अगर हम इस आयत की बात करें तो यह आयत आपका क्या है, यह आयत आपका है आयत ए नहीं है, बी है, BCOT आयत आपका क्या है, BCOT का अगर हम निकालें क्या, क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा कि यह देखिए इसके नीचे एक आयत बन रहा है, और अगर इस आयत का हम क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वेग है। भाई यू भी एक प्रकार का क्या है, वेग ही है, तो प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका लंबाई क्या है आपका, लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है आपकी, t है। तो यह आपका हो जाएगा t यानी कि समय, लंबाई आपका क्या हो जाएगा, समय, और इनटू में यह आपकी इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो यह इसका क्या है, वेग है। तो इसका यह क्या है आपका, वेग है। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो समय इनटू कितना होता है, वेग।
अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो। अब अगले क्रम में समझिएगा, अगले क्रम में आप समझिएगा, अगर मैं वेग को परिभाषित करूं तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, यानी कि आपका डेल्टा x बटे डेल्टा t भी बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यही तो होता है वेग ना। और अगर हम t को कहां लाएं, वेग के पास लाएं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और यह क्या हो जाएगा डेल्टा t, और बराबर यह क्या हो जाएगा डेल्टा x। और यहां से देखें तो यह आपका क्या है, वेग है, और इनटू यह आपका क्या है, समय है, और बराबर यह क्या है आपका विस्थापन है, यह क्या है आपका विस्थापन है। क्या कुछ चमक रहा है यहां से, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय किसके बराबर है, आपके विस्थापन के बराबर है। और अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दें तो समीकरण 1 क्या कहता है आपसे, समीकरण 1 आपसे क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 1 आपसे कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, इस वाले आयत का क्षेत्रफल है, वह है समय इंटू वेग के बराबर। यानी कि समय इंटू वेग, समीकरण 1 से देखें तो इस समय इंटू वेग के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आयत BCOT का क्षेत्रफल, आयत BCOT का क्षेत्रफल, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कि समय इंटू वेग बराबर है इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके आ जा रहा है, इक्वल टू आ जा रहा है विस्थापन के, किसके आ जा रहा है, विस्थापन के। जब हम ग्राफी विधि से गति के नियमों को सिद्ध करना बताएंगे तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा। अब यहां पे आप अपने पेन कॉपी को उठाइए और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ लिखिए कि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस लिखिए, और नोट पॉइंट में डाल करके लिखिए कि किसी भी वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह किसको प्रदर्शित करता है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। देखिए कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए इन दो निम्न ग्राफों में से कौन से ग्राफ में धनात्मक त्वरण है, कौन से ग्राफ में ऋणात्मक त्वरण है, और कौन से ग्राफ का जो त्वरण है वह शून्य होता है। तो सबसे पहली बात कि यह कौन सा आपका समीकरण है, यह कौन सा आपका ग्राफ है, तो यह ग्राफ आपका समय और वेग के मध्य है। कौन सा ग्राफ है आपका, समय वेग ग्राफ है, और वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। यानी कि ये जो ग्राफ हैं किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, त्वरण को। यहां पे देखिए त्वरण क्या है, त्वरण सबसे पहले क्या है, ज्यादा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और आपका त्वरण धीरे धीरे जाकर के क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब त्वरण ज्यादा से कम होता है, यानी कि जब त्वरण का ग्राफ नीचे आता है, उसका ढाल घटता है, तो वहां पे जो त्वरण होता है उस त्वरण का मान क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। क्योंकि अंतिम माइनस करेंगे प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में ज्यादा है और अंतिम में कम है, तो ज्यादा कम माइनस ज्यादा, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा का होगा। भाई देखिए अगर इसका वेग मान लेते हैं यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे वेग कितना है, 6 है। तो अगर हम यहाँ पे इस बिंदु पर वेग त्वरण की बात करें यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो 8 माइनस 6, यहाँ पे 6 है और यह कितना है, 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, अंतिम कितना है, 6 है, और प्रारंभिक कितना है, 8। तो माइनस का कितना हो गया, 2, और माइनस का चिन्ह ये बताता है, भाई देखिए आपका एक विमीय गति है, एक विमा में केवल 2 ही दिशा होती है, या तो धन होगी या तो ऋण होगी। तो ऋणात्मक दिशा यही प्रदर्शित कर रही है कि इसका जो त्वरण है वह कैसा है, ऋणात्मक है। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि तो इसका वेग का मान कितना है, 2, और इस बिंदु पर मान के चलते हैं कितना है, 6। तो अगर हम त्वरण का मान निकालें तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन। तो वेग, अंतिम वेग 6 है, प्रारंभिक वेग 2 है, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह ये बताता है कि इसका त्वरण क्या है, आपका धनात्मक है। तो जब कभी भी ग्राफ आपका इस प्रकार से दिखे कि बढ़ते क्रम में ग्राफ हो, तो वहां पे त्वरण हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और यहां पे देखिए वेग, चाहे 1 सेकंड की बात करें, चाहे 2 सेकंड, चाहे 3 सेकंड, चाहे 4 सेकंड, इसका वेग एकदम क्या है, फिक्स है, भी है, तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यानी वेग में परिवर्तन कितना है, 0 है। और जब वेग में परिवर्तन 0 है तो त्वरण का भी मान क्या होगा, आपका 0 होगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के द्वारा आप त्वरण को समझ सकते हैं। 2 टॉपिक और बच गया है, एक तो आपका औसत त्वरण, एक आपका तात्कालिक त्वरण। आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो देखिए, जिस प्रकार से हमने वेग और चाल में भी पढ़ा था, औसत वेग और औसत चाल, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल, तो आप औसत और तात्क्षणिक का मतलब भलीभांति समझते हैं। जहां पे औसत लिखा जाएगा, यानी अगर त्वरण की बात कर रहा है ए, एवरेज जहां पे लिखा जाएगा, एवरेज का मतलब होता है कि जितना उसने कुल त्वरण तय किया, जितना वेग, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, तो जितना उसने कुल, अगर औसत आ जाता है तो इसके साथ क्या जुड़ जाता है आपका कुल, तो कुल क्या है, वेग में परिवर्तन, तो कुल वेग में परिवर्तन और बटे उस वेग में परिवर्तन होने में लगा कुल समय, तो बटे में आपका क्या हो जाएगा, कुल समय, तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा औसत त्वरण। जब कभी भी कुल बटे कुल समय हम कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, औसत निकल के आता है। तो कुल क्या है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में कुल होने वाला परिवर्तन बटे उसमें लगने वाला कुल समय, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, औसत त्वरण कहलाता है। तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण की अगर बात करें तो किसी क्षण विशेष पर, किसी समय विशेष पर जो त्वरण होता है उसे हम कहते हैं तात्कालिक त्वरण। अब देखिए, त्वरण ए बराबर आपका होता है डेल्टा भी बटे डेल्टा टी। तात्कालिक या तात्क्षणिक का मतलब हमने आपको बताया था कि यह डेल्टा टी है, समय में परिवर्तन को अगर हम घटाते जाएं तो एक छोटा सा समय हमको प्राप्त होगा, अत्यंत छोटा सा, जो कि लगभग जीरो के बराबर होगा। तो उस समय को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक कहते हैं। और अगर हम ए तात्क्षणिक की बात करें या ए तात्कालिक भी इसको कहते हैं, तो ए अगर तात्क्षणिक की बात अगर हम करेंगे तो इसके साथ जो आपका यह डेल्टा भी है और बटे में क्या है, डेल्टा टी है, इसके साथ लिमिट लगता है। और यह लिमिट कहां तक जाता है भाई, डेल्टा टी को हम एकदम छोटा कर रहे हैं, जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तो यह लिमिट लगता है डेल्टा टी टेक्स टू कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। और इसका जब अगर हम गणितीय रूप लिखें तो ए तात्कालिक या तात्क्षणिक बराबर आपका हो जाएगा ए तात्क्षणिक बराबर आपका हो जाएगा डी भी बटे क्या हो जाएगा आपका डी टी, यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा आपको अच्छे से में एकदम कॉन्सेप्ट पूर्वक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अगले पार्ट में मैं कुछ सवाल इससे रिलेटेड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।